नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से एक कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट और रिवीजन पेपर देखने वाले हैं। ये हमारा एक इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट जो है वीडियो होगा। तो मैंने जो है बहुत सेलेक्टिव जो है क्वेश्चंस को दिया है। रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस जो है इन्हीं टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जो जो बातें मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा और जो बातें मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा वो सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। कंप्लीट रिवीजन सेट है। आप इसका जो है इस पेपर को लगाइए, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आप कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट पेपर लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को आखिर तक देख करके रिवीजन कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट आने वाला है। मैं इस टेट से रिलेटेड भी आपको ऐसे ही जो है मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, देखिए, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। पहला ही टॉपिक है सीडीपी का, वृद्धि और विकास। 100% आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वृद्धि का जो संबंध है वो मात्रात्मक परिवर्तन से है। ध्यान रखिएगा, मात्रात्मक मतलब वृद्धि का जो संबंध होता है वो शारीरिक संरचना के विकास से होता है। शारीरिक जो है संरचना के विकास से संबंध है। जब शारीरिक संरचना की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की लंबाई, उसका वेट क्या है, उसका मोटाई क्या है ना, उसके अंगों का विकास कैसे जो है मापते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा मात्रात्मक परिवर्तन से। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा, तो गुणात्मक वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन होगा विकास। विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन से है, मतलब जो भी शरीर में विकास की प्रक्रिया होती है, परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को हम विकास का नाम देते हैं। अब विकास का अगर नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट मतलब विकास, कॉग्निटिव विकास की बात करेंगे, इमोशनल विकास, भावनात्मक विकास की बात करेंगे, सामाजिक विकास की बात करेंगे, भाषा विकास की बात करेंगे, है ना, मोटर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, है ना, मोटर स्किल्स की बात, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करेंगे। ये सभी जो है मतलब विकास की प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखिएगा। जहां पर विकास शब्द आ जाए वहां पे गुणों की बात हो रही है, जहां पे हम, है ना, और जहां मात्रा की बात आ जाए वहां पे वृद्धि का संबंध है। मात्रा हम जिसको हम माप सकते हैं, तो वृद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन विकास की प्रक्रिया को हम माप नहीं सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के अपने जो है खतरे होते हैं प्रत्येक अवस्था में। विकास के प्रत्येक अवस्था क्या बता रहा है, जैसे गर्भावस्था, उसमें भी खतरे हैं, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो ये विकास के जो है अवस्थाएं हैं और इनके अपने खतरे हैं। तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे तो पूछ रहा है कथन नहीं है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल परिवर्तनों से प्रभावित होता है, क्योंकि विकास जो है परिवर्तनों की ही क्रमिक श्रृंखला का नाम है, जिसमें हमने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को भी इंपॉर्टेंट देंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं भाई। गर्भावस्था की अपनी विशेषताएं हैं, ये 280 डेज का जो है टाइम पीरियड माना जाता है। फिर आ जाता है शैशवावस्था, जिसे हम अनुकरणीय चरण कहते हैं, टॉय एज कहते हैं। सेल्फ लव होता है इसमें बच्चा, मतलब नार्सिज्म वाला भाव होता है ना, मैं का भाव होता है। ये कौन सा होता है, 2 से 4 वर्ष का होता है। उसके बाद अगली अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के जो है दो होते हैं, जिसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का चरण है 2 से 6 वर्ष। ये सब सुनते जाइए मेरी बातों को बस अच्छे से, है ना। और उत्तर बाल्यावस्था का चरण है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इस बाल्यावस्था में बच्चे में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, समाजीकरण बहुत तेजी से होता है, शारीरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा करता है। इस एज को हम प्ले एज नाम देते हैं, PLAY, प्ले एज नाम देते हैं। तो ध्यान रखिए 2 से 6 वर्ष का बच्चा क्या होगा, देखो कितना बोलता है ना, खूब जो है इसी इसी एज में आप बच्चों को संस्कार सिखाते हो। शारीरिक गतिविधियां खूब करता है, खूब उथल कूद मचाया रहता है, बड़ा जिज्ञासु टाइप का होता है कि नहीं। तो यही चीज़ होता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, ये गैंग एज वाली अवस्था होती है। किशोरावस्था तो होता है, ये तो बिल्कुल जवानी वाला टाइम पीरियड होता है, जवान जब हो रहा होता है ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत
इनसिक्योर रहता है, मैं का भाव वो होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, इस तरीके का भाव ज़्यादा रहता है। और वो एडोलेसेंस एज जो है 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर शायद मैंने नहीं बताया, आंसर हो गया ऑप्शन बी। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। तो ये दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदतों को शामिल किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता। तो देखिए, बच्चे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे का शारीरिक विकास का होना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है, और मान संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही है कि बौद्धिक विकास से। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा, है ना, तो मानसिक और संज्ञानात्मक कैसे होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके देने चाहिए। तो जो बच्चे हैं, एडोलेसेंस एज वाले होते हैं, उनको क्लासरूम में बहुत उनको बोलने का मौका देना चाहिए, बहस करने का मौका देना चाहिए। पीयर ग्रुप जो होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं एक एक दूसरे के ग्रुप में, उनको मौका देना चाहिए। ये कारण दिया गया है तो कि सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने के अवसर देते हैं। इसलिए बच्चों को हमें बहस और चर्चा का मौका देना चाहिए। बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। आंसर हो गया 5 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या है। अब संवेदनशील अवधि क्या है। तो वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, या वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति मिलती है। केवल आ गया तो काट दीजिए। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि होती है। और केवल केवल आ गया तुरंत काट दीजिए। शारीरिक, वो अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इसमें भी एक जो है जुड़ा हुआ है। अब भाई हमने आपसे कहा विकास में बहुत सारी चीजें, तो विशिष्ट क्षमताओं, है ना। अब विशिष्ट क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। वही शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, भाषा क्षमता, फिजिकल स्ट्रेंथ वाली क्षमता, सारी क्षमताओं के लिए विकास की इष्टतम अवधि होती है। संवेदनशील अवधियां, इसका मतलब यही हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस भाषा को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। पेपर के एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को मैंने सेलेक्ट करके बाकायदा दिया है। अभी बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं और मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब आपको मॉर्निंग में जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। मैं अपलोड कर दूंगा ताकि सुबह ही आप इस वीडियो को देख लें। फिर उसके बाद मैं अगला वीडियो में है हिंदी से डाल दूंगा, फिर मैथ का डाल दूंगा, फिर ईवीएस का डाल दूंगा। आप जो है पेपर इन इतने वीडियो को देख करके बाकायदा अपने जो है एग्ज़ाम देने चले जाइए। 7 और 8 2 दिन एग्ज़ाम है। 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए जो है 2 दिन है। देखिए, पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, थोड़ा सा मैं होल्ड कर रहा हूँ वीडियो क्वेश्चन को। पास होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में, बहुत सारे होता है ना कि पेपर अरे ठीक है मैं अगला वाला दे दूंगा, ऐसा मत सोचिएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, याद रखिएगा। सीटेट जो है, अभी तो सीटेट 2 होते हैं, 2 सीटेट होते हैं, है ना। प्राइमरी होता है और जूनियर लेवल होता है। अब जो है, अब जो चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस में क्या होने वाला है कि 4 सीटेट की परीक्षा का जो है वो रखा जा रहा है। अब जब 4 होगा तो सिलेबस भी बदलेगा, सिलेबस भी बदलेगा, है ना। सिलेबस बदलेगा तो पैटर्न भी बदलेगा एग्जाम का कि किस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, जब सिलेबस और पैटर्न बदलता है तो हमेशा हार्ड होता है। और वैसे भी बहुत सालों से जो है इसका सिलेबस और पैटर्न सेम चला आ रहा है, इसलिए इसको चेंजेस की मांग की जा रही है। 101% 2026 वाला जो आएगा एग्जाम, उसमें सिलेबस कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस होंगे, माइनर हो या चाहे बड़े स्केल में हो, लेकिन चेंजेस होंगे। इसलिए पास हो जाना, क्योंकि 2026 में अगर कोई वैकेंसी आएगी तो सीटेट पास किए बिना काम होने वाला नहीं। प्राइवेट में भी नौकरी नहीं लगेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको, कोई प्राइवेट मतलब कोई स्कूल आपको नौकरी दे भी देता बिना सीटेट पास किए, तो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला। बात समझ गए। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को रखिएगा। ठीक है, चलो। तो विकास, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, विकास का जो है शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, अब विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है। तो ये जो है सिर से पैर की ओर होता है। शीर्षगामी सिद्धांत, देखिए विकास जो है 2 तरीके से होता है। एक सर से पैर की ओर होता है, ठीक है, मतलब बच्चा पहले सर का जो है
कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर की तरफ बढ़ता है। और एक होता है शरीर के जो है मध्य भाग से शुरू होता है और उसके परिधि बाहर की तरफ जाता है। तो मध्य भाग से बाहर की तरफ जाता है, उसे जो है इसको कहते हैं सिफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल। ये नाम आपको याद होना चाहिए। और केंद्र से छोर की तरफ जाने वाले को कहते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल, प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो याद रखिएगा, विकास की जो प्रक्रिया होती है दो तरीके से होती है, एक शीर्षगामी अधिक होता है और एक जो है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में बस दो ही तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत, बच्चे के विकास के सिद्धांत क्या है? तो भाई बच्चे का विकास का सिद्धांत यही है कि भाई बाल जो शिक्षण जो तरीके होते हैं ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, ये टीचर को पता होना चाहिए ना। आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचान के क्या करोगे कि गरीब है कि अमीर है, इससे क्या तुम्हारा लेना देना नहीं। मतलब शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में नहीं। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना या सामाजिक स्तर को पहचानना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाले स्थानांतरित गुणों को हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। ठीक है, हेरेडिटी इसे कहते हैं। हेरेडिटी मतलब माता पिता में जो गुण होंगे, जेनेटिकल गुण होंगे, उनका रंग रूप आकार और उनके शारीरिक जो है क्षमताएं और शारीरिक जो है अक्षमताएं, सब कुछ जो है वो जो है कोई ना कोई इनमें से चीज़ें आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होगी, फिर बच्चे से फिर उसके बच्चे में होगी, फिर उसके बच्चे से फिर उसके बच्चे में होगी। हो सकता है कि उसके बच्चे में वो जेनेटिकल गुण ये वाला भी आ जाए। ठीक है, होता है ना कि अभी हाल ही में एक जो है पेरेंट्स और एक माता और एक पिता, दोनों का जो कलर था वो काला था, मतलब काले रंग के थे, दोनों के काले रंग के थे। ठीक है, और उनका जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो हुआ गोरा। तो ये गोरा इसलिए हुआ, उनका तो दोनों का खैर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, और लेकिन जो दोनों का उसकी मतलब कहना है कि भाई हमारा ही बच्चा है। तो ये इसका मूल कारण हो सकता है कि इसके जो परदादा थे, है ना, या ग्रैंडफादर या उनके ऊपर वो गोरे होंगे, कोई ना कोई इसमें से गोरा होगा, और वो जेनेटिक गुण जो है इस बच्चे में आ गया, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स तो होता ही है, अब वो लक्षण आने के बाद ऊपर है। ठीक है, तो बात यहाँ पे समझ गए, तो इसको कहते हैं आनुवांशिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है। मतलब हर छात्र की अपनी एक विशेषताएं होती है, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, सब की बात कर रहा है ना, सारी चीज़ें। हर छात्र स्वयं में विभिन्न होता है। और इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का क्या मतलब होता है भाई? भोजन, भोजन भी है, पोषण भी है ना, और जलवायु भी है। जलवायु भी कहीं ना कहीं जो है विशिष्ट पहचान देता है। रंग रूप आकार ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। पहाड़ी लोगों के देखिए शारीरिक बनावट कितनी होती है। तो वैसा ही सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम, तो ये तीनों ही जो है विशिष्ट जो है मतलब एक व्यक्ति को जो है विभिन्नता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है? अब जिज्ञासु छात्र होते हैं, जिज्ञासु बच्चे होते हैं, तो शैशवा काल में तो होंगे नहीं, क्योंकि ये अवस्था जन्म की अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, और ये इस अवस्था में बच्चा केवल अनुकरण करता है, आपको देख के नकल करके जो है आपको देखेगा उसी की नकल करेगा। इस एज को हम टॉय एज भी कहते हैं भाई। बच्चे जो है लेकर के आते हो ना, इस उम्र के बच्चों के लिए खिलौने खूब सारे, है ना। सेल्फ लव होता है इसमें, दूसरों की प्रवृत्ति को कोई लेना देना नहीं है। अपना मुझे टॉफ़ी मिल गई तो मैं खा जाऊंगा खट्ट से, है ना, उसको कोई मतलब नहीं है। तो सेल्फ लव है, नार्सिज्म इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, नार्सिज्म, नार्सिज्म जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो शैशवा काल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर हमें देना है, पहली बात तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास तेज होता है, समाजीकरण ज़्यादा होता है, शारीरिक गतिविधियाँ करता है,
प्ले एज का टाइम खूब खेलता हलता है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा क्या होगा, जिज्ञासु ही होगा ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार, मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। यह विचार समाजीकरण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अब देखिए, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा होती है, मूल्य होते हैं, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार, मान्यताएं, ये सब होते हैं, और ये सब उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति भी मिली होती है। तो ये करता है सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है वो समाज को लेकर के चलता है। सामूहिक और प्रतिनिधित्व, समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समूह में यहाँ पे व्यक्तिगत जो है मान्यताएं नहीं काम करती, यहाँ पे सामूहिक हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको डी समझ रहे होंगे, लेकिन डी नहीं है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब आप एक समूह, जब शिक्षक समूह से जुड़ रहे हैं और अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसको कहेंगे समूह की अनुरूपता। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, ये का है ना, ग्रुप कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी जो है जिसे कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसा ग्रुप में जैसा होगा वैसे ही, जैसे भारत में कुछ चीज, जैसे समाज में जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं तो उसी तरीके के कपड़े आप पहनेंगे ना, और बाहर जिस तरीके के कपड़े पहने जाएंगे तो बाहर भी आप उसी तरीके के कपड़े पहनेंगे। तो वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट डॉट कहलाती है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संशोधन शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन। तो देखिए, समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। मतलब इसका क्या होता है, ध्यान से, ध्यान, ये जुड़ा हुआ है पियाजे से, ध्यान रखिएगा, पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो नया जो ज्ञान होता है, नई ज्ञान मौजूदा स्कीमा में अगर फिट नहीं हो रहा है, मौजूदा स्कीमा, स्कीमा शब्द का मतलब होता है जो भी जानकारी आपके दिमाग में है उसी को कहते हैं, इंफॉर्मेशन को ही हम स्कीमा शब्द कहते हैं। तो नया ज्ञान मौजूदा आपके ज्ञान में फिट नहीं हो रहा है, तो इस स्कीमा को हम बदल देते हैं, संशोधित कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संशोधित कर देना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं समायोजन। और आत्मसातीकरण में क्या होता है? आत्मसातीकरण में हम आत्मसाती जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, संशोधन शब्द नहीं होता, मतलब नए ज्ञान को मौजूदा ज्ञान में फिट कर देना। बात यहां पे समझ गए? तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है, जहां पे संशोधन शब्द हो वहां पे आपको लगाना है एकोमोडेशन, और जहां पे शब्द जो है फिट कर देना, जोड़ देना, मिला देना, ऐसा शब्द हो तो वहां पे आपको एसिमिलेशन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है? तो अनुकरण की प्रवृत्ति मतलब नकल करने की प्रवृत्ति होगी। तो देखिए, तो सही आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था। ध्यान रखिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये क्या होता है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व के गुण देखने को मिलते हैं, वस्तु स्थायित्व के गुण देखने को मिलते हैं बच्चे में। ठीक है, 4 चरण है, पहला चरण ये है, दूसरा चरण पूर्व है, तीसरा मूर्त है, और चौथा यह है औपचारिक है। ठीक है, अच्छे तरीके से पियाजे को पढ़ के जाना, 4 क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चल, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? अब देखिए,
पियाजे के अनुसार विशिष्ट मानसिक जो संरचना है अनुभव से सही, तो यहाँ पे सीधा सीधा है आंसर स्कीमा। अगर पियाजे है तो स्कीमा शब्द है, मतलब जो भी मन में जो भी मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है बस उसको स्कीमा शब्द है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, ये आखिरी लास्ट वाली अवस्था है, चौथे चरण में चौथा चरण है, ठीक है, 4 चरणों में से चौथा चरण है, जहां पे बच्चा जो है वैज्ञानिक सोच वाला हो जाता है, अमूर्त सोच वाला हो जाता है ना। तो आंसर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो गया 17 का सी आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा 17वें का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वह सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। भाई एक व्यक्ति है जो टैक्स इसलिए नहीं देता है, देना नहीं चाहता है, वो बिजनेस करता होगा कोई भी, है ना, कि भ्रष्ट सरकार जो है ये क्या करती है, अनाप शनाप चीज़ों पे पैसा खर्च करती है, बस इतना समझ लो। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस जो है अवस्था में, तो देखिए कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, 3 चरण बताए थे। 3 चरण को अच्छे तरीके से याद कर लेना। पहला जो चरण है जिसे कहते हैं पूर्व परंपरागत चरण, जिसे कहेंगे हम प्री कन्वेंशनल लेवल। फिर आ जाता है दूसरा चरण जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। फिर आ जाता है तीसरा चरण जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल में तो बच्चे में ये समझ होती नहीं है ना, कोई समझ नहीं होती, तो जो भी कुछ मिलता है सब बाहर से मिलता है। यहाँ पे तो सिर्फ केवल डर का मामला रहता है, तो जो भी कुछ पालन करता है वो डर की वजह से करता है। फिर आ जाते हैं हम दूसरा, यहाँ पे एक तो भाव होता है अच्छा वाला कि लोग मुझे अच्छा समझें, है ना, अच्छा समझें, और कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानून का पालन करोगे तभी तो समाज नियम ये सब चलते रहेंगे। और पश्च जो है परंपरागत स्तर में क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, आंसर आपका यही है, ऑप्शन बी है। अब इस लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई समाज का नियम कानून ऐसा है जो भ्रष्ट सरकार को समर्थन दे रहा है या आपको लग रहा है कि इसको बदलने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम वैसा काम करते हैं कि ताकि हम बदल दें इसको। तो आंसर है यहाँ पे बी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पश्च जो है परंपरागत वाले में क्या होता है कि इसके 2 चरण होते हैं। एक तो सार्वभौमिक चरण होता है, मतलब वो कुछ नैतिक मूल्य होते हैं ना जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, तो कुछ भी हो जाए मैं गलत काम नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जैसे गांधी जी टाइप के लोग, तो वही सार्वभौमिक गांधी वाले हैं, गांधीवादी होते हैं। सामाजिक अनुबंधन, समाज के नियम गलत हैं तो जो है हम उसे बदल देंगे, सामाजिक अनुबंधन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार बनाया। अब अंतः क्रिया शब्द जैसे ही जुड़ जाए तो मान लीजिएगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक अंतः क्रिया की बात हो रही। आंसर लेव वाइगोस्की से जुड़ा हुआ, ध्यान से आंसर तुरंत आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट विकास का क्षेत्र क्या है। अब निकट विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं हम ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल मतलब मोर नॉलेज अदर्स वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। बात यहाँ पे समझे, मतलब ये है एक, ये मान लीजिए एक क्षेत्र है, ये वो टास्क है जो बच्चा कर लेता है, ये कर लेगा वाला टास्क है। फिर इसके ऊपर हम एक टास्क देते हैं जो बच्चा टास्क हेल्प से करेगा, क्या करेगा, हेल्प से करेगा। फिर इसके ऊपर वाला टास्क है जो टास्क ये है, ये कह रहा है कि बच्चा अभी नहीं कर पाएगा, अभी बच्चा नहीं कर सकता, मतलब आने वाले बाद में कर लेगा। अब यहाँ पे बच्चा है जो काम कर लेगा, उसको ज़रा सी आपने सहायता दी तो वो इस क्षेत्र में आ जाएगा, और सहायता मिलेगी तो इस क्षेत्र में आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप होगा। बात यहाँ पे समझ गए।
जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए कि साइकिल चलाना। अब साइकिल चलाना का मतलब है बच्चा फिजिकल स्ट्रेंथ होगा, भाई हष्ट-पुष्ट होगा, चल फिर लेता होगा, दौड़ भाग लेता होगा, हाथ चला लेता होगा, पैर चला लेता होगा, घुमा लेता होगा। अब क्या है, अब ये टास्क क्या कर लेता है कि भैया चल के आया और साइकिल की गद्दी में बैठ गया और हैंडल को पकड़ लिया, इतना वो टास्क कर लेता है। जरा से मैंने सहयोग दिया, हेल्प दिया, उसके पेरेंट्स ने हेल्प दिया, पीछे से साइकिल पकड़ी, थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा छोड़ा, फिर पकड़ लिया, छोड़ा, पकड़ लिया, 2 4 10 दिन किया, उसके बाद वो चीज़ें सीख जाएगा। फिर आगे का हेल्प क्या होगा कि कार चलाना सीखेगा। बस यहाँ पे समझ गए। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी जो है नाटक और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। भाई बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़े बड़े महापुरुषों की जो है बारे में उनको जानकारी दो। जैसे गांधी जी, अंबेडकर के बारे में बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताओ बताओ है ना, प्रेरणादायक नाटक उनको दिखाओ, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये प्रेरणा का सिद्धांत है, मोटिवेशन। लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है, इसका ऑप्शन ए सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? अब प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है वो क्या करती है, वो बच्चों, एक तो बाल केंद्रित होती है, उसके बाद करके सीखने पर जोर देती है ना, ये सारी चीज़ें होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है मतलब इस तरीके का दृष्टिकोण रखती है, बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास करती है ना। तो ये यहाँ पे देखिए हम उसी का आंसर आंसर लगाएंगे। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो ये तो टैग वर्ड हो गया, हटा दीजिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चों मतलब विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना का निर्माण किया जाता है। स्वयं जो है वो ज्ञान के संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हैं वो स्वयं करते हैं, अपने समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, करके सीखते हैं। ये सब चीज़ें हम याद रखेंगे इस प्रगतिशील कक्षा में। बुद्धि को एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत। अब देखिए, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये सब पूछा जाता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विनय ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत जो है, द्विकारक सिद्धांत क्या, एक कारक सिद्धांत का क्या मतलब होता है? विनय ने जो है बुद्धि को सामान्य सामान्य फैक्टर कहा। क्या कहा? सामान्य। और द्विकारक कारक सिद्धांत में बुद्धि को दो, एक सामान्य और स्पेसिफिक, जिसे जो सिद्धांत दिया था स्पीयर मैन ने दिया था। क्या दिया था? स्पीयर मैन ने, बुद्धि का द्विकारक। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि को निर्धारित कौन करेगा? वंशानुगत कारक मतलब हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, या दोनों? तो आंसर है दोनों। दोनों ही जो है, देखिए एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में दोनों का रोल होता है। माता पिता से मिलने वाले गुण और वातावरण, मतलब आसपास का माहौल कैसा है, तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है, खान पान पोषण कैसा रहा, वहाँ का है ना, ये शिक्षा कैसी हुई, स्कूलिंग कैसी हुई, कहाँ पे परवरिश, किस क्षेत्र में, वैसे ये सारा खेल जो है उस पर टिका होता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है कि के अतिरिक्त। अब बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, ठीक है, जिन्होंने बुद्धि को एक कारक ना बता करके 8 प्रकार के जो है बुद्धि के रूप में डिफाइन किया। तो देखिए आंसर है यहां पे बी। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक बात याद रखना है, ट्रिक है, जो भी ऑप्शन बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, ऐसे देखिए कितना बड़ा है, तो पेपर बनाने वाला क्या है, इतना बड़ा ऑप्शन क्यों देगा, समय क्यों बर्बाद करेगा अपना भी। इसलिए ऐसे ऑप्शन जब भी हों और ना समझ में आए तो आंसर तुरंत इसी को लगा के चले आना। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 150 में से 150 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। ठीक है, कितनी अलग अलग प्रकार की? 8 प्रकार की बताया।
कौन सी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है? तो देखिए आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मतलब मेंटल एज 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु जो है क्रॉनिकल एज 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? ये है आईक्यू का फॉर्मूला। सीधा सीधा आंसर है 120। उस व्यक्ति की जो आयु है वो 120 होगी, मतलब ये बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में आएगा। प्रतिभाशाली तो 140 का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 से 110 के बीच में जो है बालक है किस बुद्धि का है, तो उसे हम कहेंगे सामान्य बुद्धि का। और 90 से नीचे वाले बालक को क्या कहेंगे, मतलब 80 से नीचे वाले 90 से नीचे वाले बालक को कहेंगे हम मंद बुद्धि। क्या कहेंगे? मंद बुद्धि। 120 वाले को हम श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे और 140 वाले को हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? तो बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संरचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, या फिर बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, या समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता का नाम है। तो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता किसके कारण होती है? तो चोम्स्की ने बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता बताई है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को बताया। देखिए चोम्स्की का मानना था कि बच्चा जो है बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात रूप में होती है, और ये जन्मजात क्षमता मिलती है उसको एक डिवाइस के माध्यम से, मतलब एक काल्पनिक जो है डिवाइस बताया, इसे काल्पनिक डिवाइस बताया है जो उसके दिमाग में फिट होता है, और इसी डिवाइस की वजह से जो है बच्चा अपनी भाषा को सीख लेता है। जन्मजात ये क्षमता उसके आती है, इसी को नाम है। ठीक है। चोम्स्की के अनुसार सभी भाषाओं में कुछ जो है सामान्य नियम पाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो सामान्य नियम पाए जाते हैं तो इसे जो है सार्वभौमिक व्याकरण का नाम देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। ठीक है। चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो सही आंसर है जैविक संरचना। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। विद्यालय की गायन और नृत्य प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना और खेल प्रतिस्पर्धा हेतु लड़कों को वरीयता देना उदाहरण है। लड़कियों को वरीयता इसलिए दी जा रही कि वो नृत्य में अच्छी होंगी, गायन में अच्छी होंगी, और लड़के खेल में अच्छे होंगे। तो ये बताता है सामाजिक मूल्यों का नहीं उदाहरण है, पारंपरिक मान्यताओं का नहीं उदाहरण है, प्रतिस्पर्धा उनमें ये लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हम सी इसको सही जवाब देंगे। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, मतलब ऐसे माता पिता जो रूढ़िवादी नहीं है, लड़का और लड़की में भेद नहीं करते और स्टीरियोटाइप वाली विचारधारा के नहीं थे, और वो सारे जो है मतलब जैसे मम्मी जो है जॉब पे जाती, पिता भी जॉब पे जाते हैं, मम्मी के साथ पापा जो है खाना सुबह मॉर्निंग में, चूँकि वो भी जॉब पे जाती है इसलिए हेल्प करते हैं खाना बनवाने में या किसी और अन्य कामों में हेल्प करते हैं, सारा कुछ जो है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो जो उनके बच्चे हैं माता को उपकरण ठीक करते हुए देखते हैं, पिता को जो है बच्चों की देखभाल करते हुए देखते हैं, उनके संदर्भ में आप देखना है कि बच्चा के अंदर किस तरीके की चेंजेस देखने हुए। तो कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानकों के विरुद्ध होंगे, या फिर कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, अधिक संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। ठीक है। तो अधिक संभावना है कि कम संभावना होगी जेंडर, तो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, इसकी बहुत संभावना कम है क्योंकि उन्होंने ये सब देखा है
ठीक है, कि उनके माता पिता इस तरीके की जो है धारणा को नहीं मानते, बड़े खुले खुले विचारों वाले हैं, प्रगतिशील विचार वाले जो हैं मेरे पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लव मैरिज वाला कॉन्सेप्ट देखो, जिनके माता पिता ने लव मैरिज कर रखी है तो उनके बच्चे भी जो है लव मैरिज के कॉन्सेप्ट पे अगर आते हैं तो उनको ज़रा नहीं लगता है, अरे ठीक है मेरा, ये वही चीज़ है। ठीक है, चलो। प्रत्येक शिक्षार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि हर एक बच्चा स्वयं में विशिष्ट का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि कोई भी दो बच्चे अपनी योग्यता, उनका इंटरेस्ट और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होंगे। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कमाल होता है। ठीक है, निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो मूल्यांकन जो है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन, ये सब मूल्यांकन के प्रकार माने जाते हैं। लेकिन जो है सृजनात्मक मूल्यांकन का कोई संबंध नहीं। निदानात्मक में मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करना, पहले तो समस्या पता कर लगाना फिर उसका निदान करना। योगात्मक मूल्यांकन होता है कि मतलब सत्र के आखिर में जो है, योग है ना, तो सत्र के आखिर में हम सारा जो है कंप्लीट मूल्यांकन करेंगे कि देखो बच्चे का ये रिपोर्ट कार्ड जैसे हम लोग देते हैं ना आखिर में ये। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि हम थोड़ा स्टेप फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं कि भाई हर एक महीने में बच्चे का टेस्ट ले लिया, पेरेंट्स मीटिंग कर ली, है ना, उससे रिलेटेड, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन। तो सबसे बेस्ट माना जाता है ये रचनात्मक मूल्यांकन, समस्या समाधान के लिए निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या होता है? ये सीमित कर देता है। भाई कागज पेंसिल से क्या होता है, बच्चा रटेगा और नोट करके दे देगा, तो पूरी तरीके से आकलन हो नहीं पाता है। कागज पेंसिल के साथ साथ जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, पीआई, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए बड़े जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पर्सनल इंटरव्यू बहुत रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या लगाएंगे, 36 का आंसर है आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षार्थी से कहा गया है कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध जो है शिल्प कृतियों को संयोजित करें, किस प्रकार की गतिविधियां हैं? अब अपने समाज के लिए क्या, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बहुत सारी नोटबुक में अपने कार्य की विविध जो है शिल्प कृतियों, बहुत सारी जो है चीज़ों को संयोजित करना है। तो पोर्टफोलियो में जैसे अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है ना, तो पोर्टफोलियो के माध्यम से तैयार, इसमें हम एक बच्चे के बाकायदा सारी चीज़ जो है जानकारी लिखते हैं और फिर जो है उनके पेरेंट्स के साथ, स्कूल के साथ साझा करते हैं। ठीक है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार जो है सहायता देनी चाहिए। तो 38 का जो आंसर है ये बिल्कुल सही है भाई। अगर कोई बच्चा कम अंक लाया तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार जो है उसको हेल्प देनी चाहिए, या केवल व्यवसायिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, दंड देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं। सिगमंड फ्रॉयड के व्यक्तित्व सिद्धांत में कौन सा भाग नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो सही आंसर है व्यक्तित्व के जो है 3 जो है बताए थे नियम, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब यहाँ पे नैतिक की बात हो रही तो यहाँ का इसका संबंध है सुपर ईगो से। इड का संबंध होता है, इड का संबंध होता है जन्म से, है ना, सुख से। ठीक, सुख से संबंधित है। ईगो का संबंध है वास्तविकता से। ठीक है, और सुपर ईगो का संबंध है नैतिकता से। जैसे एक बच्चे को टॉफी चाहिए तो चाहिए अभी चाहिए। ठीक, तो ये सुख के लिए कार्य करता है। वास्तविकता कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद दे देना, मुझे अभी लोग आए हुए हैं तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे केक तुरंत नहीं खाना चाहिए। ठीक है, सुपर ईगो का मतलब होता है कि नैतिकता, कि हम दूसरे के घर में आए हैं तो नैतिकता ये कहती है कि सबको खाने दो, हम बाद में खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम बाहर से खा लेंगे खरीद करके, ये होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल वेट नहीं करता, इसमें थोड़ा वेट कर लेता है, इसमें वेट ही करता रहता है। ठीक, बात यहाँ पे समझ गए।
सिगमंड फ्रॉइड ने मन के 3 स्तर बताए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, मन के कितने स्तर? 3। चेतन मन दिया है तो इसलिए मैं बता रहा हूं मन के 3 स्तर। तो चेतन, अवचेतन और अचेतन। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ लेना। मैंने वीडियो अपलोड किया है, सिर्फ आपको सर्च करना है सिगमंड फ्रॉइड मोहित सर सीटेड क्लास, ऐसे डाल दोगे अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत प्रयोग किस जो है जानवर पर किया था? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग सीखने का सिद्धांत है। तो बिल्ली पर इन्होंने टेस्ट किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जुड़ा हुआ है सही आंसर। ठीक है, अधिगम क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 3 नियम दिए थे अधिगम के: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस प्रकार का सिद्धांत माना जाता है? तो थॉर्नडाइक जो सिद्धांत को हम आंसर देंगे व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। किस अधिनियम के तहत जो है सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब आरटीए एक्ट 2009 के तहत। ठीक है, गणित को समझने की अशक्तता कहलाती है डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार से, डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखन विकार से। वुलीमिया नर्वोसा किस तरह का विकार है? तो ये जो है भोजन संबंधी विकार है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति हो जाती है या कम भोजन करने की प्रवृत्ति रहती है, पता ही नहीं चलता कि कम खाया कि ज़्यादा खाया। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? सामाजिक संचार, सोशली जो है कम्युनिकेशन नहीं करता बच्चा, तो ये है ऑटिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चोरी करने वाले बच्चों के उपचार हेतु निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? अब भाई जो बच्चा चोरी कर रहा है उसके लिए क्या करोगे? बच्चे में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए कि चोरी करना नहीं चाहिए। जब भी कोई तुम्हें पसंदीदा चीज़ दिखे उस पर उसको हाथ नहीं लगाना है, ऐसे बता सकते हो। आत्मनियंत्रण, सेल्फ जो है कंट्रोल करना सिखाएं। बच्चों को उचित और अनुचित के बीच अंतर सिखाएं। बच्चों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, लोग अगर पकड़ लिए तो धर के कूट देंगे, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अविरल जो है खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर गुस्सा करेंगे फिर समझाएंगे, या फिर हम ये समझेंगे कि बच्चा हमारा जिज्ञासु है, स्वभाव का है, तो उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को हम सही दिशा में संरचित करेंगे। ऊर्जा को सही दिशा में संरचित करने के लिए हम उसको ऐसे खिलौने देंगे जिसके अर्जे पुर्जे और खोल सके और फिर जोड़ सके, कुछ नया क्रिएट कर सके, है ना। तो बहुत सारे आते हैं ऐसे उपकरण खेलने वाले, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णित करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो भाई एक क्लासरूम में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बच्चों की जो है जिज्ञासा बढ़ाता है, या फिर जिन प्रश्नों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें महसूस कराया जाए कि उनमें बुद्धि की कमी है। निगेटिव टैग वर्ड। प्रश्न जो है अनन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और टीचर का अनुपात क्या होता है? एक टीचर, क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर। ठीक है, नई शिक्षा नीति संरचना क्या है? 5+3+3+4। आंसर हो गया ऑप्शन बी। आरटीए अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी चाहिए? देखिए अभी आरटीई के तहत एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं,
2 फरवरी उत्तर प्रदेश में जो भी रह रहा हो 2 फरवरी से अभी जो है 16 फरवरी तक, ठीक है, पहला चरण स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा चरण आएगा, फिर उसके बाद तीसरा चरण आएगा। 3 बार फॉर्म भरे जाते हैं। तो 25% इसके तहत है। आपके जिस भी एड्रेस पर, जो आपका आधार कार्ड है उस पर जो एड्रेस लिखा है, उस वार्ड पर, उसी एड्रेस के वार्ड पर आपके आसपास जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कूल, उस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ सकता है। बस आपकी आय जो है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। बस 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में कुल कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए है। इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर जो है यशपाल ने। ध्यान रखिएगा, आरटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप, यहाँ से आपको 1, 2, 3, 5, 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मतलब पूरे सीटेट में 150 में से। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने तो बना रखा है बहुत अच्छे तरीके से वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने कराए किसी ने नहीं कराए होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 पर कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा 3 पर जो है सप्ताह में कितने घंटे का गृह कार्य करने की सिफारिश दी है? तो कक्षा 3 के लिए 2 घंटे की सिफारिश है और 6 से 8 के लिए 4 घंटे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का अपने से बात करना, ये सिद्धांत, ये स्पीच है वाइगोस्की ने बताया था। 3 तरह के, सोशल, प्राइवेट और इनर स्पीच। तो जब बच्चा अपने से बात करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा होता है ना, अपने आप को निर्देश दे रहा होता है। तो देखिए, अहम उसके जो है केंद्रवाद का द्योतक है, या फिर गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का है, या फिर आंसर है ऑप्शन डी, उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी सहायता करता है, ठीक है। संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता, कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? तो भैया देखिए, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, तो ये इसका मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन सी। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य और श्रवण वाली सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि टीचर को आराम देती है, सुगम बनाती है, या फिर अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करके बच्चों को सीखने में मदद करती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उसे किस विषय में क्या कहेंगे? उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो अगर समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कि देखिए, समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, समस्या को समझ रहा है, तो बच्चा वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। मन नहीं लग रहा है, बुद्धि लब्धि 70 से कम है, मतलब मंद बुद्धि है, नहीं, सामान्य सोच वाला है, IQ 90 से जो है 100 वाला है। आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह से देखते हैं? सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को जो है कोरी स्लेट नहीं देखते, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, लघु वयस्क छोटे के रूप में नहीं देखते, ज्ञान के निर्माणकर्ता के रूप में देखते हैं, ऑप्शन डी। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंधित है, विकासवादी। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, विकासवादी क्या होता है? यहां पे देखिए, माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा, सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल जो है अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, मतलब अधिगम केवल अवलोकन, अधिगम केवल पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया और बाहर ही रूप से दिखने वाले व्यवहार के माध्यम से होता है। अवलोकन मतलब बाहरी
बाहर से दिखने वाले व्यवहार के माध्यम से होता है। ये सिद्धांत किस पर टिका है? स्किनर पावलोव। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है व्यवहारवादी है, बिहेवियरिस्टिक जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। संज्ञान और संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? संज्ञान मतलब कॉग्निटिव, संवेग मतलब इमोशंस, इन दोनों के बीच में जो है सह संबंध होता है। एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपका इमोशंस ज़्यादा है, आप क्रोध में है, गुस्से में है, प्रेम में है, तो आपका संज्ञान भी जो है कंप्रोमाइज़ होगा, मतलब उस समय आपको डिसीज, इसलिए कहा जाता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, क्रोधित हो, तो उस समय डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए, एक दिन बस केवल ठहर जाइए, उसके बाद अगले दिन तक का इंतज़ार करिए। अगले दिन भी अगर आपको ऐसा ही फील हो तो करो जो करना है, यही है ना। तो ये कहीं ना कहीं द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र है नहीं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, मतलब संवेग केवल संज्ञान को प्रभावित करता है, संज्ञान संवेग को नहीं करता, नहीं। एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंदर या बाहर से होती है। बाहर से मिली तो बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं, अंदर से मिली तो आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है मोटिवेशन, या कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन, मोटिवेशन जो होता है वो कार्य को आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है कार्य के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आंसर हो गया इसका डी। देखिए छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है अभिप्रेरणा। अगर मान लीजिए आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं तो आप उत्सुक होते हैं, आपको काम करने में मज़ा आता है, तो बिल्कुल सही है। ये कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान बिल्कुल सही है। और छात्रों में नैतिक मूल्यों को भी बढ़ाती है। भाई जब आप मोटिवेट होंगे तो आपको कार्य करने की इच्छा होगी, तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा होगा। तो आंसर मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आंसर डी इसको सही लगाइएगा। तो इस प्रकार के आपको एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।